नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज औद्योगिक संघों के साथ प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए एमओयू पर साइन किए। यूपी में प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें रियल एस्टेट में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योग में 2 लाख और सीआईआई में 2 लाख लोगों को रोजगार देने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औद्योगिक संघों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने 10 औद्योगिक इकाइयों के साथ में एमओयू किया है, एक समझौता किया है, जिससे काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो आज एक महत्वपूर्ण कदम, एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए एक बड़ा आज फैसला किया और एक बड़ी योजना को लागू किया है उत्तर प्रदेश में। और एमओयू साइन होने के बाद कहीं न कहीं अब उन इकाइयों के में जो 5 लाख से ऊपर श्रमिकों को रोज़गार देने की बात है, वो रोज़गार मिल सकेगा और ये बड़ा समझौता हुआ है। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि 25 लाख श्रमिक आएंगे, उनको 25 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से 16 लाख से ऊपर में श्रमिकों की मैपिंग की जा चुकी है। बाकी का काम जारी है। 31 मई डेडलाइन रखी गई है कि 25 लाख श्रमिकों की मैपिंग कर ली जाए ताकि उनको रोज़गार दिया जा सके। तो आज रोज़गार देने के में ये पहला कदम है जब एमओयू हुआ है औद्योगिक इकाइयों के साथ, जिसमें 10 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एमओयू हुआ है और एमओयू खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज 11 लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 4 समझौते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है। इस मौके पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 25 लाख से ऊपर हमारे यहाँ प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं, उनको सकुशल वापसी कराई गई है। निःशुल्क बसों द्वारा और ट्रेनों द्वारा उनकी वापसी है। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अभी मुख्यमंत्री ने तुरंत एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि 27 लाख श्रमिक जो हैं वो उनकी वापसी सुरक्षित हो चुकी है और 17 लाख के आसपास जो श्रमिक थे उनकी मैपिंग कर ली गई है और 25 लाख से ऊपर के जो संख्या है श्रमिकों के प्रवासी, उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि बड़ी उपलब्धि है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी संकट के दौर में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने न केवल कोरोना वैश्विक महामारी पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई है, अपितु कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद जो भी प्रभावित और पीड़ित लोग रहे हैं, समय रहते भरण पोषण की व्यवस्था, आर्थिक सहायता भी दिलाना सुनिश्चित किया है। स्थिति थोड़ा सामान्य होने के बाद पहले खेप में उत्तर प्रदेश के वो छात्र जो देश के अन्य प्रदेशों में थे उनकी वापसी करना और उसके बाद उत्तर प्रदेश के वो श्रमिक जो देश के विभिन्न प्रदेशों में काम करते हैं उन सभी प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश में वापस लाने का भी निर्णय कहीं न कहीं एक सराहनीय कदम रहा है, ऐतिहासिक पहल रही है। पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में सभी प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। अगुवाई और नेतृत्व करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किया है। यहाँ तक कि इनके लिए गए फैसले, इनके लिए गए कार्य वो देश के अन्य प्रदेशों के लिए कहीं न कहीं मॉडल के रूप में स्वीकार किए गए हैं। एक सवाल और है कि अभी कुछ देर पहले 10 औद्योगिक इकाइयों के साथ में एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें 5 लाख से ऊपर जो श्रमिक हैं प्रवासी हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। लक्ष्य 25 लाख से ऊपर है। तो ये मानते हैं कि जो अब तक जो तमाम अन्य प्रदेशों में लोग काम कर रहे थे, क्या अब उन्हें अपने प्रदेश में ही अवसर मिलेगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश में वापस लाने के निर्णय के साथ साथ ये भी संकल्प किया था कि हम उत्तर प्रदेश के सभी प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश में ही हम उनको काम दिलाएंगे
उनको रोजगार से जोड़ेंगे। हर हाथ को काम, हर घर को रोजगार दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और उसी क्रम में पहले चरण में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों के स्किल मैपिंग का कार्य हो रहा है और स्किल मैपिंग के बाद जो जिस क्षमता योग्यता का श्रमिक होगा उस क्षेत्र में उसको रोजगार दिलाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर हमारे तमाम उद्योग प्रतिष्ठान मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित होकर के 11 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार देने का एमओयू साइन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योग भारती, फिक्की और नरेडको के साथ साथ इंडियन यूनिवर्सिटी के लोग इकट्ठे हुए और इसमें बड़े पैमाने पर 11 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में ये पहल इस बात को साबित करती है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उसको अमली जामा देने के लिए भी अब चल पड़े हैं। आने वाले समय में कोशिश होगी कि जितने भी प्रवासी कामगार देश के विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में लौटे हैं, हम उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी स्किल मैपिंग से आए हुए परिणाम के अनुसार हम उनको उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में रोजगार दिलाना सुनिश्चित कराएं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया था, जो वादा किया था, 27 लाख श्रमिकों की वापसी हुई है। आज जो एमओयू साइन हुआ है उसमें 11 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। स्किल मैपिंग का काम जो है वो जारी है और पूरा होते ही सबको उपलब्ध कहते हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सामने आया है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी भी हुई और साथ ही उनको रोजगार देने का काम भी त्वरित गति से शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 जून से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार का केंद्र में 30 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला था वो पूरी तरह सुलझ चुका है। कट ऑफ के जरिए जो सूची जारी होनी थी हो चुकी है। अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन चल रही है। 1,46,000 शिक्षकों के जो आवेदन आए हैं उसमें से 69,000 शिक्षकों की जो फाइनल सूची होगी वो उनके एकेडमिक आधार पे जो मेरिट होंगे उससे तय होंगे और 3 जून को ऑनलाइन सूची जारी हो जाएगी। जिले भी अलॉट होंगे और इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से। सतीश जी, जैसा कि बड़ा ये पुराना मामला रहा, न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए एक तरह से ये तस्वीर साफ हो गई। 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती का मामला है उसकी प्रक्रिया चल भी रही है निरंतर। और जो तीसरा कहें कि फेज़ होगा जिसमें आप 1,46,000 शिक्षकों जो आवेदन आए हैं उसमें से आप एकेडमिक मेरिट के आधार पे 69,000 शिक्षकों की फाइनल चयन करेंगे। तो क्या है पूरी प्रक्रिया? देखिए, पूरी प्रक्रिया इस तरह से है कि पहली बार जब इस भर्ती के लिए विज्ञापन निकला तो 4,31,000 लोगों से अधिक लोगों ने आवेदन किया। उसमें से 4,09,000 से अधिक लोग परीक्षा में बैठे और फिर बीच में आप सब जानते हैं मामला न्यायालय में था। परिणाम इसीलिए घोषित नहीं हो रहा था क्योंकि न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार था। अभी जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया विगत दिनों, तुरंत ही हमने परिणाम घोषित किया। इसमें कट ऑफ तय थे। जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको 150 नंबर की जो परीक्षा हुई थी 150 नंबर की, उसमें से जिन लोगों को 97 अंक मिले या 65% कुल अंकों का वो लोग क्वालिफाई किए। और आरक्षित वर्ग के लोगों को जिनको उन 150 अंकों में से 90 अंक मिले या 60%, यानी एक बड़ा ही कड़ा मानक हमने गुणवत्ता का इसमें रखा था कि जो भर्ती परीक्षा हमने कराई है उसमें से कम 60% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वही शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इस आधार पर 1,46,060
अभ्यर्थियों ने उस कट ऑफ मार्क को उत्तीर्ण किया। अब हम लोगों ने इसमें तय किया था कि भर्ती परीक्षा के अंकों का 60% लेंगे और शेष उनके जो एकेडमिक उपलब्धियां हैं, हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो उनका ट्रेनिंग कोर्स है, वो बीटीसी हो या बीएड हो, इन सभी कोर्सेज के उनके जो प्राप्तांक हैं उसके 10%, यानी कि 60% भर्ती परीक्षा के अंकों से और 40% जो उनके एकेडमिक गुणांक हैं, जो उपलब्धियां हैं, वहाँ से लेकर के अब एक फाइनल मेरिट बनेगी। अभी आवेदन का काम पूरा हो गया है 28 तारीख को, कल। अब इनका फाइनल मेरिट बनेगा। इस 1,46,060 लोगों में से 69,000 लोग चुने जाएंगे और फिर उन लोगों को उनके मेरिट के अनुसार और उनकी चॉइस के अनुसार, हमने आवेदन में सबसे उनसे पूछा है कि वो किस ज़िले में जाना चाहते हैं। 1 से लेकर 75 तक के ज़िलों के लोगों ने अपनी प्राथमिकता भरी है, तो मेरिट और चॉइस दोनों को आधार बनाते हुए हम उनके ज़िलों का अलॉटमेंट कर देंगे और फिर 3 जून से काउंसलिंग होगी। जो ज़िला उनको अलॉट हुआ है होगा उस ज़िले में वो जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन कराएंगे और वहीं पर जो जिला स्तरीय नियुक्ति समिति होगी वो उनको नियुक्ति पत्र जारी करेगी और इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। और हमको उम्मीद है कि जून में इस पूरी प्रक्रिया को हम पूरा कर लेंगे। सतीश जी, कल 1 वर्ष पूरा होंगे, हालांकि कोरोना महामारी है, इसलिए पार्टी ने भी तय किया है कि हम एक डिजिटल तरीके से और जो भी डिजिटल तकनीक है उसके जरिए जो उपलब्धियां हैं डोर टू डोर पहुंचाएंगे। कैसे देखते हैं आप मोदी पार्ट 2 के 1 साल को? देखिए, एक तो मोदी सरकार पार्ट 2, मोदी सरकार पार्ट 1 की से निरंतरता बनाए हुए है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार पार्ट 1 की जो उपलब्धियाँ रहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता को लेकर के, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे हर घर में हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना, या हर किसान को मानदेय देने की किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की आय दुगनी करने की योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी तमाम सारी योजनाएं रहीं जिससे भारत ने एक परिवर्तन महसूस किया। भारत के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी, भारत के तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहे देश के रूप में पहचान में आया। उसका परिणाम रहा कि भारत की करोड़ों जनता ने विश्वास करते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी मोदी पार्ट 2। और पार्ट 2 में तो आते ही आपने देखा कि पिछली सरकार में मोदी जी कहा करते थे कि 50 साल के जो इस देश के गड्ढे हैं वो भरने में 5 साल लगेगा, और उस 5 साल के बाद जब दूसरी बार सरकार आई तो गड्ढों को भर के जो अपनी सड़क बनाई थी, जो तेज़ दौड़ने वाली सड़क बनाई थी, उस पर तेज़ी से मोदी सरकार दौड़ रही है। और आप देखिए पार्ट 2 में चिर प्रतीक्षित मुद्दा अनुच्छेद 370 का, कश्मीर का, जो जिसके कारण कश्मीर में अलगाववाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या और मूलतः जो कश्मीरी लोग थे उनके जीवन का जो संकट बना हुआ था, जिसके कारण से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को वहाँ पलायन करना पड़ा था। तमाम सारी समस्याएं थी और पूरा देश ये चाहता था कि एक देश में 2 तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उस अनुच्छेद 370 को समाप्त करके मोदी सरकार ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख 3 ये केंद्र शासित राज्य बना करके कश्मीर समस्या का एक झटके में समाधान कर दिया। उसी तरह से बरसों से लंबित एक समस्या थी कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, वो जो नारकीय जीवन जी रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहाँ से छोड़ करके हमारे देश में आए थे, शरणार्थी की तरह रह रहे थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इस नाते उनको कोई नागरिक सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाती थी। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको नागरिक सुविधाएँ देने के लिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA आया, बड़े तमाम दुष्प्रचारों और विपक्ष के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सरकार पूरी मजबूती से उसके साथ डटी रही और एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले कार्यकाल का है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि पूर्व की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, चाहती नहीं थी कि यह मामला निपटे। वो इस मामले पर हमेशा राजनीति करना चाहती थी, लेकिन हमारे केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तत्परता के कारण सारे साक्ष्य, सारे चीज़ें समय समय पर कोर्ट को उपलब्ध कराने के कारण, सरकारों की नियमित पैरवी के कारण इस समस्या का भी समाधान हुआ और एक झटके में पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र से उस समस्या का समाधान हुआ। इसके साथ ही देश के विकास को लेकर जो मोदी सरकार पार्ट 1 की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को और तेज़ी से पार्ट 2 में आगे बढ़ाने का काम चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच कोरोना
महामारी आ गई, ये संकट आ गया, और इस संकट को तो जिस तरह से इस संकट का प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी सरकार ने किया है, पूरी दुनिया आज मोदी का वाह वाह कर रही है। आज देखिए दुनिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO की कमान भी भारत को सौंप दी। पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी के दिखाए रास्ते पर चल रही है कि जिस तरह से वो प्रबंधन हुआ कि दुनिया के चीन को छोड़ दीजिए तो लगभग चीन के अलावा 15 देशों की जिनकी आबादी 142 करोड़ है, भारत की आबादी लगभग 137 करोड़ है। उन देशों में 3.5 लाख से अधिक लोग मर गए, लेकिन भारत में केवल 4,700 के आसपास के लोगों की मृत्यु हुई, जहां दुनिया के अन्य देशों में मृत्यु दर जो है वो लगभग 4 प्रति लाख है, हमारे देश में 0.2 प्रति लाख है। तो ये जो सफलता, जागरूकता, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, प्रशासन कर्मियों, सफाई कर्मियों, सबका मनोबल बढ़ाना, पूरे देश को इनके साथ खड़ा करना, देश को जागरूक करना, समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा अपने हाथ में लेकर जिस तरह से प्रबंधन किया, जिस तरह से टीम इंडिया के रूप में देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के, देश के राज्य सरकारों को साथ लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे तो योगी जी ने और योगी सरकार ने जिस तरह से संकट का प्रबंधन किया है, आज नंबर 1 पर है फेम इंडिया के सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों में। तो ये बड़ी उपलब्धि है एक तरह से मोदी। एक सवाल लास्ट है कि विपक्ष की तरफ से ये तमाम उपलब्धियों के बाद भी विपक्ष क्यों आखिर आरोप ये लगा रहा है कि कोरोना, खास करके राहुल गांधी का सीधा आरोप था, वो लगातार ये बात रोज करते हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ, नोटबंदी की तरह लॉकडाउन लागू कर दिया, फिर लॉकडाउन बढ़ाते रहे, प्रवासी श्रमिक रोडों पे चलते रहे, मरते रहे भूखे प्यासे, उनकी कोई सुध नहीं ली, ट्रेन कहीं और जाती है, इस तरह के आरोप फिर क्यों लगे? देखिए राहुल गांधी अब मजाक बन गए हैं इस देश में, वो उनके पास कोई सकारात्मक विचार नहीं है। उनको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान से युद्ध के समय में, बांग्लादेश के निर्माण के समय में उन्होंने सरकार का साथ दिया था। हमेशा से भाजपा जब भी विपक्ष में रही, बड़े मुद्दों पर सरकार का साथ देती रही। पूरा देश कह रहा है कि इतना अच्छा प्रबंधन कोरोना के संकट का दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अब राहुल गांधी को सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व की तलाश है। उनके मुकाबले स्वयं प्रियंका गांधी आकर खड़ी हुई हैं। अब कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि राहुल को हटाया जाए, प्रियंका को मौका दिया जाए, तो इसलिए राहुल गांधी अपने लिए मौके तलाश रहे हैं। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, जो कल जो मोदी पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो रहा है, उस पर जो तमाम उपलब्धियां थी उसको उन्होंने गिना कि पार्ट 2 जो 5 साल रहा उसको गड्ढा भरने में लगा, उसके बाद उस गड्ढे भरे जो सड़कें बनी उस पर विकास जो है वो तेजी से दौड़ रहा है। कोरोना को भी लेकर उन्होंने तमाम बातें बताई की। कैमरा पर्सन पीछे के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में जहां इस समय कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, इस संकट से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं इस समय अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से टिड्डियों का दल भारत के गुजरात, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंच गया है और किसानों की फसलों पर टिड्डियों के दल का अटैक हो रहा है। यूपी के गोंडा जिले में किसान पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंची टिड्डियों की वजह से चिंतित हैं। उन्हें फसलों के खराब हो जाने का डर सता रहा है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दवाओं का प्रयोग करके अपनी फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं। ऐसे में गोंडा के किसानों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, पहले कोरोना का कहर किसानों ने झेला, 4 लॉकडाउन झेला है किसानों ने, तो किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फसल अच्छी हुई, आनन फानन में इन्होंने अपनी फसल को बेचा, ठीक दाम इनको नहीं मिला। पहले तो ये परेशान हो गए। दूसरी बार जब आंधी तूफान आया, बगिया में बढ़िया आम लगा हुआ था, वो भी बेकार हो गया। फिर उसके बाद अब सीमा पार से टिड्डियों का हमला हो रहा है और किसान परेशान हैं। मेरा किसान भाइयों से बचाव के लिए यही निवेदन है कि टिड्डियों के बचाव के लिए वो अपने खेतों में जो है ध्वन यंत्रों का प्रयोग करें और हो सके तो शाम को ही जो है इन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करें, क्योंकि शाम के वक्त जो है ये टिड्डी पेड़ पौधे में जाकर के बैठ जाते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं। इस समय छिड़काव करने से जो है इनको जो है जल्दी से समाप्त किया जा सकता है।
बागपत में नाग नागिन के जोड़े को बेरहमी के साथ मार दिया गया। बताया जा रहा है कि छपरौली थाना क्षेत्र के बदरखा गांव में नाग नागिन का जोड़ा आबादी के बीच दिखाई दिया। नाग नागिन को देखने के बाद शोर मचा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने लाठी डंडू और भाले से नाग नागिन को मार दिया। वन अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया और लोगों से नाग नागिन को मारने की जानकारी मिली है। इस मामले की जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। अभी आपके आने से कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो मिला है। बदरखा गांव से कुछ लोगों की शिकायत भी आई है। एक आदमी द्वारा 2 सांपों को मारकर एक डंडे पे लटकाया गया है। दोषी की तलाश जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरह दोषी बख्शा न जाए। जनपद सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली में राजखड़ घाटी में संदिग्ध परिस्थिति में सड़क के किनारे प्रवासी मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रवासी मजदूर गुजरात के सूरत से बिहार के बेगूसराय जा रहा था। परिजनों के मुताबिक श्रमिक वाराणसी उतरकर किसी साधन से दुद्धी होते हुए घर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा मृतक की पहचान अवधेश कुमार चौधरी पुत्र शिव कुमार चौधरी निवासी मचवार नगर उंटारी झारखंड के रूप में की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। आज शाम को करीब 4 बजे PRB 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुद्धी के रजखड़ पर सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर दुद्धी ने जाकर के जानकारी करी तो व्यक्ति की पहचान अवधेश कुमार चौधरी निवासी नगर उटारी जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रूप में हुई। आगे जानकारी करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति सूरत से अपने घर की तरफ आ रहा था और आज दोपहर में बनारस को उतरा था और वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था। मौके पर जांच में जो शव है, शव पर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई ऐसा निशान नहीं है, अपराध होने की कोई ऐसा निशान नहीं है। शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो व्यक्ति है उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। उसके परिवार से भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। शीघ्र ही इस संबंध में आने जानकारी की जाएगी। यदि इसमें किसी प्रकार के अपराध होने की मतलब जानकारी होती है तो उस पर तहरीर लेकर के कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में पहली श्रमिक ट्रेन जम्मू से पहुंच गई, जिसके बाद जनपद के आसपास के लोगों को उतारकर उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई गई। लॉकडाउन के बाद से ही हापुड़ और आसपास के जनपदों में 48 लोग जम्मू के कटरा में फंसे थे। स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को स्टेशन से भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया गया। रोडवेज बसों से बदायूं, संभल, बरेली आदि जनपदों में उनके घरों के लिए मजदूरों को रवाना कर दिया गया है। हापुड़ स्टेशन पर कुल 52 लोग यहाँ पर उतरे हैं, जिनको जो है संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली के रहने वाले थे। इनको UPSRTC की बस से भेज दिया गया है। सभी को फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। हापुड़ का सिर्फ एक रहने वाला आदमी था, उसको भी अभी उतार लिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में इसको ले जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर परीक्षण करेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन नंबर 04352 ये SBDK से चलकर हाजीपुर के लिए चलाया गया था प्रशासन के द्वारा, जिसका हापुड़ में भी ठहराव था। यह गाड़ी हापुड़ में 7:03 पर आई और 7:10 तक इसमें से पैसेंजरों को डिबोर्ड किया गया। कुल पैसेंजर इसमें 47 यात्री उतारे गए, जिनके साथ में 12 बच्चे थे। सभी को सिविल प्रशासन के द्वारा उनका थर्मल स्क्रीनिंग करवाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन लोगों को यहाँ पे बाहर सभी का पंजीकरण किया गया और खाना एवं पानी की बोतल के देके और उनको रोडवेज बसों के द्वारा अपने डेस्टिनेशन पे भिजवाया गया। संभल में एक मंदिर के पुजारी और उसके पुत्र की संदेहास्पद मौत हो गई है। पुजारी और उसके पुत्र की संदेहास्पद मौत का मामला संभल के नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर सराय का है। यहाँ शिव मंदिर पर अमर सिंह नाम का पुजारी और उसका 15 साल का पुत्र रहता था। सूचना मिलते ही SP यमुना प्रसाद सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस का मानना है कि मृतक पुजारी बीमार था, जबकि उसका पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसे लेकर पुजारी अक्सर परेशान रहता था और आज उसने पहले अपने पुत्र की हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर गाँव में पुजारी और उसके पुत्र की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा बनी हुई है। ये अभी यहाँ पे देखा गया है, नखासा थाना क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ पे एक पुजारी और उनके लड़के का शरीर मिला था। अभी पूछताछ में ये पाया गया है कि वो बीमार थे, काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे और जो बच्चा था वो मानसिक रूप से
विक्षिप्त था और इसको देखते हुए ही वो जो साधु है उसने अपने बच्चे की हत्या की और उसके बाद फिर खुद आत्महत्या कर ली। अभी प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है बॉडी, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मथुरा के नौझील बाजना रोड पर यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना कट के निकट व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट को लुटेरों ने अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाश व्यापारी से 4 लाख से अधिक रुपए की नकदी लूट ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि योगेश गुप्ता पुत्र रघुवर दयाल गुप्ता निवासी ब्रिज नगर बाजना एक कंपनी के थोक व्यापारी हैं। योगेश सुबह नौझील से वसूली कर बाजना के लिए अपनी बाइक से लौट रहे थे। पैशन प्रो बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनका थैला छीन लिया। बदमाश लूट के बाद नौझील की तरफ भाग गए। देखिए, आज एक घटना यहाँ पर रिपोर्ट हुई है थाना नौझील में। नौझील से जो बाजना की तरफ रोड जाती है वहाँ पर श्री योगेश गुप्ता जी अपने एक सहकर्मी के साथ ये घड़ी डिटर्जेंट और पार्ले बिस्किट का कलेक्शन करते हैं। तो इनके कहने के मुताबिक 3 से 4 लाख रुपया इन्होंने आज कलेक्शन किया था। जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो पीछे से 3 लड़कों ने आके पहले इनका रास्ता रोकना चाहा, फिर इनको रोक करके इनसे जो वो अमाउंट है इनको उनके द्वारा छीन लिया गया है। इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है जिसके आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है। हमारे द्वारा मौके के जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है और पूर्ण आशा है कि बहुत जल्द हम इस घटना का अनावरण कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में सदर माल खाने की चोरी का स्वाट टीम और कोतवाली शहर पुलिस ने मिलकर खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि स्वाट टीम ने संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग के दौरान नटवीर पुलिया के पास तौफीक पुत्र गुड्डू, करण पुत्र सूर्य प्रताप, चांद मियां उर्फ चांदू, अंकित पुत्र श्यामलाल सहित पूजा पुत्री श्यामलाल, मनीष पुत्र श्यामलाल तथा गुड्डू पुत्र इब्राहिम को 6 असलहों के अलावा 5 किलो चांदी, 300 ग्राम जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। मालखाना, यहाँ सदर मालखाना है, वहाँ पे चोरी हुई थी और उसमें से असलहे और जेवरात गायब हुए थे। उस घटना का आज स्वाट टीम ने और कोतवाली पुलिस शहर की टीम ने जो है यहाँ पे उसका अनावरण किया है और उसमें 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 4 तो रियल चोर हैं और 4 लोग जो माल को बिकवाने में, बंटवाने में, उसमें मदद किया या उसको रखवाने में 4 लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने मदद किया है उसमें। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 लोग और इनके पास से हमारे 6 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें से 4 असलहे लाइसेंसी असलहे हैं जो कि मालखाना में दाखिल हुए थे और 2 असलहे कंट्री मेड असलहे हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ 5 किलो चांदी बरामद हुई है और करीब 250-300 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा इन लोगों ने एक चोरी की और वारदात की थी जो कि यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कार्यालय में ग्रिल तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से चुराया था। उस घटना का भी इसमें अनावरण हुआ है। हरदोई जनपद में आज कोरोना पॉजिटिव 50 मरीजों में से 15 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत भरी सांस ली। अभी 35 मरीज सक्रिय हैं जिनका इलाज कोविड-19 के अस्पताल में चल रहा है। अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव के 50 केस आ चुके हैं। कल 7 पॉजिटिव केस आया था, उसको लेकर के 50 हो गया और 6 पहले निगेटिव हो चुके थे, 9 आज निगेटिव होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो अब कुल मिला जुला करके एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या जनपद में 35 रह गई है। यूपी में हजारों करोड़ के पोषाहार ठेकों पर शराब माफिया पोंटी चड्ढा ग्रुप का दबदबा नया नहीं है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, ठेके पर बादशाहत इसी ग्रुप की रहती है। अब लॉकडाउन का बहाना बनाकर यूपी सरकार ने पोषाहार ठेका लिए कंपनियों को 4 महीने का विस्तार दे दिया है, जबकि कंपनियां बार कोडिंग का भी पालन नहीं कर रही हैं। यूपी में कुपोषण को दूर करने की नीयत से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का गठन हुआ था। सबसे पहले सेंध गर्भवती महिलाओं व बच्चों की हॉट कुक योजना में लगाई गई। फिर करीब 10,000 करोड़ के पोषाहार ठेकों की जंग शुरू हुई। वर्षों से ठेका सिर्फ शराब माफिया पोंटी चड्ढा ग्रुप की उन कंपनियों को ही मिलता है जो बाकी राज्यों में बड़े घोटालों की सूत्रधार हैं। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का चना घोटाला इसका सीधा उदाहरण है, जिसकी दोषी कंपनियां यूपी में फर्जी पते पर थी। इन्हीं कंपनियों के सिंडिकेट पर नौकरशाही पूरी तरह मेहरबान है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव पोषाहार की कुर्सी पाने के लिए अफसर लालायित रहते हैं। इसके पीछे हजारों करोड़ के वो पोषाहार ठेके हैं जिनके जरिए कंपनियां अफसरों को भारी कमीशन देती आई हैं।
ये सिंडिकेट इतना ताकतवर हो गया है कि सरकार चाहे जिस भी दल की रही हो, कोई हिला तक नहीं पाया। अब इस सिंडिकेट ने पोषाहार ठेकों की शर्तों को भी मनमाफिक तरीके से बदलवाना शुरू कर दिया है। करीब 10,000 करोड़ के पोषाहार ठेकों की वैधता यूपी सरकार ने 4 महीनों के लिए बढ़ा दी है। बहाना लॉकडाउन का बताया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया की जा सकती थी। यही नहीं, सिर्फ टेंडर में पोषाहार के पैकेट्स पर बारकोडिंग की शर्तें थी। आज तक बारकोडिंग का प्लांट ही कंपनियों ने नहीं लगाया। पोषाहार से जुड़ी 14 कंपनियों की इस मनमानी पर सभी पुष्टाहार निदेशक पूरी तरह मेहरबान रहे, जबकि जिलों में लगातार घटिया पोषाहार की आपूर्ति आज तक नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार बेहद घटिया गुणवत्ता का भेजा जाता है, जिसकी जांच की कोई भी सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है। जिन कंपनियों को पोषाहार आपूर्ति से सरकार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, अब उन्हीं कंपनियों को 4 महीने का ठेका विस्तार देकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के विपरीत काम किया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने गाजियाबाद पुलिस पर कथित गौकशी छुपाने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से शिकायत की है। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का कहना है कि पुलिस को गोकशी की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय और बछड़े दोनों को जेसीबी से दफन करवा दिया। मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाने का है। उन्होंने डीजीपी से इस पूरे मामले की जाँच पर कार्रवाई करने की मांग की है। मैंने ग्राम कैला खेरा, थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद में एक कथित गोकशी की घटना के घटने और बाद में वहां के पुलिस इंस्पेक्टर और लोकल पुलिस द्वारा उस घटना को छिपाए जाने के प्रयासों के संबंध में एक शिकायत डीजीपी महोदय को की है। मुझे वहां के एक व्यक्ति ने विश्वसनीय रूप से बताया कि एक गर्भवती गाय और उसके बछड़े को मार डाला गया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह रातों रात उस गाय को जेसीबी मशीन के माध्यम से वहां एक खेत में गड़वा दिया। जब इंस्पेक्टर मौके पे आए तो उन्होंने अपने सामने उस बछड़े को भी बगल में गड़वा दिया। इस प्रकार इस पूरे मामले से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जहां न सिर्फ गोकशी की घटना घटी, बल्कि उस घटना पे एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ, साथ ही साथ उस घटना से जुड़े साक्ष्यों को भी छिपाए जाने का प्रयास किया गया। प्रथम दृष्टया यह पूरा प्रकरण अत्यंत गंभीर दिखता है। अतः मैंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही अब मंत्रियों पर भारी पड़ रही है। ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का है, जिन्होंने एनएचएम अफसरों की शिकायत न सिर्फ मुख्यमंत्री से की, बल्कि जन सुनवाई पोर्टल पर भी दर्ज करवाई है। मामला करोड़ों के ठेकों की जंग का है। हालांकि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री पर भी सिडको में करीबी को ठेका दिलाने के दबाव का आरोप लग चुका है। नेशनल प्रोग्राम फ्रॉम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अहम कार्यक्रम है। इसमें छपाई के लिए 3.25 करोड़ के टेंडर पर अफसरों और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के बीच मानो संग्राम छिड़ गया है। अफसर पूरा बजट जिलों को भेजने पर आमादा है, लेकिन टेंडर में न्यूनतम दर लाने वाली मैसर्स लक्ष्मी ऑफसेट को कार्यदेश न मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री न सिर्फ भड़क गए, बल्कि मुख्यमंत्री से शिकायत कर डाली। बात यही नहीं रुकी, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के नाम और मोबाइल नंबर के जरिए सीधे सीएम की जन सुनवाई पोर्टल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अब पूरे मामले को विभागीय बता रहे हैं, जबकि मिशन से जुड़े अफसर कंपनी को मंत्री की चहेती बता रहे हैं। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के अफसर भी खरीद का बजट जिलों में भेजना चाहते थे, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब यही रणनीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अफसरों ने अपनाई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने अड़ंगा लगा दिया। लेकिन मिशन के अफसरों ने मंत्री को गुमराह क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़े ठेकों को हड़पने की मजबूत लॉबी है, जो अफसरों को मोटा कमीशन भी देती। लेकिन हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप की भी सीएम योगी से शिकायत एक वकील ने की थी, जिसके मुताबिक सिडको में यूपी के सभी सीएचसी में
अग्निशमन सुरक्षा संयंत्रों की स्थापना के लिए आया करोड़ों का टेंडर मंत्री अपने करीबी अभिषेक सिंह को दिलाना चाहते हैं, जिसके जरिए बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री के मोबाइल से फोन भी किया गया। हालांकि सिडको एमडी शिव प्रताप ने न्यूज इंडिया को फोन पर बताया कि मैं आजमगढ़ में हूं, फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए मैं भी कुछ बता नहीं सकता। लग रहा है यूपी में कोरोना संकट के बीच भी मंत्रियों और अफसरों में पर्दे के पीछे चल रही जंग अब सामने आ रही है। बीते एक दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर अनंत मिश्रा, अहमद हसन और बाबू सिंह कुशवाहा पर स्वास्थ्य ठेकों में बंदरबांट के गंभीर आरोप लगे। सीबीआई जांच तक हुई और कई मंत्री रहे नेताओं को जेल की हवा तक खानी पड़ी। अब यही खेल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी चल निकला है, जो स्वास्थ्य ठेकों में बंदरबांट के आरोप लगातार लग रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी को स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नजर बनाकर रखनी चाहिए। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सीएम योगी ने आज प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक की। बैठक में श्रमिकों को यूपी में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी, जिससे यूपी के श्रमिकों को बाहर न जाना पड़े। प्रदेश में लौटे हुए कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के साथ में हम लोग की एक वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों ने उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो प्रवासी हैं उनको एक विस्तृत कार्ययोजना बना करके पेश करी, और जिसके तहत हम लोग उनको मुहैया कराएंगे रोज़गार, उनके साथ स्किल मैपिंग करके कि कौन सा रोज़गार, कौन सा श्रमिक किस तरीके के रोज़गार में ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने आप को परफॉर्म कर सकता है, अपने आप को वो कैसे अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं उससे, उस तरीके की हर श्रमिक को एक हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद में उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होगी उस में हम लोग उसको प्लेस कराने का काम करेंगे। तो इससे बहुत ही जल्दी हम लोग का जो टारगेट है कि 3 महीने के अंदर हम लोग इस 10 लाख 11 लाख की संख्या को पा सकें, और ये 11 लाख की संख्या का हम लोगों ने प्रण लिया है कि रोज़गार मुहैया कराना है जितने भी बाहर से आए हुए श्रमिक हैं, और कोशिश होगी कि उन्हीं के गांव के आसपास के एरिया में जो इंडस्ट्री हो उसमें वहां उनको प्लेस कराया जाए, ताकि वो उनके लिए ज़्यादा सुगम होगा, वो अपने घर के पास भी रह पाएंगे श्रमिक, और उनके लिए रोज़गार का अवसर भी उपलब्ध होगा उन्हीं के आवास के पास में। आज मुख्यमंत्री जी के साथ में जो चर्चा हुई उसमें मुख्यतः यही चीज़ डिस्कस हुआ कि कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इसको धरातल पे उतार पाएँ, और सब बहुत सकारात्मक रूप से चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक निश्चित रूप से रिजल्ट भी आएंगे। कोरोना संक्रमण काल लोगों को बचाने के लिए एक बार फिर से भगवान कृष्ण का आधुनिक अवतार हुआ है, और यह अवतार हुआ है कृष्ण रोबोट का। एकेटीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो हॉस्पिटल में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को कोरोना के संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होगा। इस ऑटोमेटिक रोबोट में वो सभी खूबियां हैं जिनसे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। आप भी देखिए इस आधुनिक रोबोट कृष्णा की खूबियों को हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा के साथ। जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है, और यही इस समय हो रहा है। जो कोविड-19 है, जो कोरोना संक्रमण का सबसे काल चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए तमाम आविष्कार हो रहे हैं। एकेटीयू में एक बहुत अच्छा आविष्कार अगर कहा जाए, एक रोबोट बनाया गया है, काफ़ी शानदार रोबोट, और इसका नाम आप देखिए, इसका नाम कृष्णा दिया गया है। ये ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने और यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, और बहुत ही शानदार ये मशीन है। हम बात करेंगे डॉक्टर अनुज जी से, जो इसके बारे में पूरी जानकारी हमको देंगे कि ये किस तरह से सैनिटाइज करेगी और किस तरह से सर ये मददगार है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चपेट में डॉक्टर्स इस समय काफ़ी आ रहे हैं, जो कि कोविड वाले जो मरीज हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं वो, उनको बचाने के लिए आपने किस तरह से कौन सी ये मशीन बनाई है। कृष्णा नाम है और धर्म से जुड़ा हुआ भी नाम है, चूँकि मुझे ये भी पता है कि इस तरह की मशीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस समय खासकर कोरोना वॉरियर्स के लिए है जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो ये मशीन किस तरह से काम करती है और क्या क्या काम कर सकती है? एक्चुअली माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी और हम एक बार KGMU गए, तो KGMU में जाकर देखा कि डॉक्टर्स कोविड वार्ड्स में उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ,
तब ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वार्ड्स के अंदर वो जितना हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से वो किया जाए। कृष्णा नाम देने के पीछे इसको पर्पज़ ये था कि जब एक कृष्णा में क्या है, भक्ति भी है और शक्ति भी है, तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह के मरीजों की मदद करी जाए, उसमें उनमें शक्ति होनी चाहिए उतनी कि वो उनको मदद कर सके, और भक्ति तो एक है ही, कृष्णा सब जानते हैं कि, तो उसी वजह से हम लोगों ने इसको ये नाम दिया। दूसरा इसकी खासियत यह है कि जितने भी हमारे कोविड वार्ड्स हैं, अगर उसमें हम देखें आजकल तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ, तो उस ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने का एक ये प्रयास था। इसमें क्या है कि हमने इसको इस तरीके से बनाया, इसमें 5-6 फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो है ये आपका थर्मल स्कैनिंग के लिए है। इसके सामने जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो उसका ये स्कैनिंग करके, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे उसको आपको टेम्परेचर की रेंज मिलेगी, तो ये आपको बताएगा कि वो थर्मल ठीक है या नहीं है। उसके अलावा इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की व्यवस्था की है। रास्पबेरी पाई 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। कोई मैसेज देना है, कोई इस पर डिस्प्ले करना है, कोई अलार्मिंग मैसेज देने हैं, तो वी कैन प्ले ऑन दिस। इसके अलावा इसमें क्या है कि पावरफुल बैटरी है। इसमें डॉक्टर साहब दिख रहा है, इसका क्या काम रहेगा? सीसीटीवी हम लोगों ने लगाया हुआ है कि जो ये रिमोट है इसकी रेंज है 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दूर है, तो अगर हम इसका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पे कोई भी, और इसको 500 मीटर दूर बैठ के भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। अब मैं इसको आपके ऑपरेशंस कुछ चला के दिखाऊंगा, तो इसमें सारे फंक्शंस हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी कंप्रेसर ऑन कर दिया है इसके अंदर, तो उसकी मदद से क्या है कि ये कन्वर्टेबल टू चेयर है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू चेयर, तो ये चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी मदद से क्या है कि कोई भी पेशेंट जो है वो इस पर बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकता है। इस पर दोनों व्यवस्था हमने की है कि ये मैनुअली पेशेंट भी चला सकता है और हम यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये वो रोबोट है जो कि चेयर में देखिए कन्वर्ट हो गया अपने आप, और ये जो 2 मशीनें हैं उसके बाद जो पेशेंट है वो खुद इसको ऑपरेट कर लेगा, यानी उसको जहाँ भी जाना होगा वो इन बटन के माध्यम से ऑटोमेटिक तरीके से वो जाएगा, और उसे कोई डॉक्टर्स या जो भी वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी जो स्टाफ नर्स हैं और जो लोग डॉक्टर्स हैं तमाम, उनको बार बार उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे वो संक्रमण से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, और किस तरह से क्या क्या काम करता है, कैसे चलता है ये? इसमें हम लोग जैसे इसको अगर हम मूवमेंट देना है कि सपोज़ करिए पेशेंट अपने आप चलने में सक्षम नहीं है, चलाने में सक्षम नहीं है, तो इसको हम रिमोट की हेल्प से इसको हम ट्रैवल भी करा सकते हैं। तो जहाँ पे हम चाहें इसको हम भेज सकते हैं दूर से। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत लाइव मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है। 200 kg का पेलोड है, मतलब कि 70 किलो इसका खुद का वजन है। 130 किलो तक के पेशेंट को आराम से ट्रैवल करा सकती है। बैटरी लाइफ काफ़ी है, 24 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप है, तो एक बार चार्ज करिए और 24 घंटे तक ये पेशेंट की मदद करेगी। उसके अलावा मैं कुछ और फीचर्स इसके दिखाऊंगा आपको। इसमें सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे ये सब सैनिटाइजेशन का ये स्प्रे दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने सैनिटाइजिंग यहाँ पे हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्रेशर ये क्या करता है कि जैसे सैनिटाइजेशन भी किसी भी वार्ड में जाके अगर हम इसको चलाना चाहें तो जाके पूरा सैनिटाइजेशन भी करके आ जाएगा वहाँ पे। किसी भी वार्ड में अगर सैनिटाइजेशन करना है तो सैनिटाइजेशन भी जाके कर सकता है, और इसको हम सब रिमोटली कर सकते हैं, तो किसी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है कि इसको चलाना पड़े। तो ये सारे फंक्शंस हैं। और इसमें हम लोग जो इसकी जो चेयर है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग खाना, मेडिसिन जो भी रख के आपको किसी पेशेंट को पहुँचाना है वो आप पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह की सारे काम हम इससे कर सकते हैं। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम इसको स्ट्रेचर में कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बैठ के नहीं चल सकते हैं, तो उनको हम लोग अगर किसी इस तरह का प्रोविज़न किया जाए कि वो लेट के आराम से जा सके, तो वो भी हम लोग इसमें आगे की तरफ काम कर रहे हैं। इसमें एक फिल्म भी इसी तरह आई थी जिसमें रजनीकांत ने एक किरदार निभाया था रोबोट का, और उसका नाम चिट्टी था, जो कि सारे काम कर सकता था। और ये मशीन आपने देखी कि ये किस तरह से बिना किसी व्यक्ति की मदद से सिर्फ ऑपरेट होगी एक रिमोट कंट्रोल से, और वो पूरे वार्ड में सैनिटाइज लोगों को करेगी, सैनिटाइजेशन का छिड़काव करेगी, और जो भी मरीज़ होगा उसको कुर्सी पर बैठाकर वो ले भी जाएगी। तो इस लैब में ये भी तैयार हो चुकी है ये मशीन। हम डॉक्टर साहब से और भी कुछ चीज़ पूछना चाहेंगे। सर,
ये कहाँ पे अभी आपने क्या इसका प्रयोग किया या कहीं ये भेजेंगे इसको, या कि किन किन लोगों ने इसको अब तक देखा है इस तरह? अभी हम लोगों की बात जो है KGMU और RML दोनों हॉस्पिटल से चल रही है, क्योंकि इसका हमें टेक्निकल ट्रायल करना है कि हम लोगों ने तो जो अपनी टेक्निक से जो बनाया है वो ठीक है, तो डॉक्टर्स की इनपुट इसमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी उनसे हम बात चल रही है, जैसे ही उनकी तरफ से हमको अगर कुछ किस तरह का वो मिलेगा तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसको टेक्निकली ट्रायल करने के बाद हम इसको फिर कमर्शियल भी लेके जाएंगे। तो ये देखिए, ये वो रोबोट है जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है, और इस रोबोट की खासियत है कि ये अपने आप अपने से भी भारी वजन के जो भी मरीज होंगे उनको अपने ऊपर ये बैठा सकता है। यानी ये कुर्सी बन गई है और ये रिमोट कंट्रोल से चलती है, और जगह जगह जहाँ पर ज़रूरत है बिना किसी व्यक्ति के गए, जो भी कोरोना वार्ड हैं या भी जहाँ पर कोरोना के पेशेंट हैं वहाँ ये अपने आप जाएगी और वहाँ पर ये छिड़काव करेगी। तो ऐसी मशीनों का अब ट्रायल होने वाला है तमाम हॉस्पिटल्स में, और निश्चित तौर पर जब ये मशीनें हॉस्पिटल में पहुँचेंगी तो अगर कहा जाए कि एक अगली जनरेशन को देखने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि कोरोना काल में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। और आवश्यकता ही, जैसा मैंने पहले कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब अब इस काल में आवश्यकता पड़ी तो किस तरह से बहुत ही कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह का एक रोबोट बना दिया जो कि कोरोना के काल में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।